देशभक्ति पाठ्यक्रम में आज हम पुनः सचिंद्र नाथ सान्याल, दुर्गा भाभी और जतिन दास के बारे में हम देशभक्ति में पढ़ते हैं। तो माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें, ताकि जिससे औरों को भी देशभक्ति के इस चैप्टर का सुनने का मौका मिले। तो फर्स्ट सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में हम पढ़ते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल वे क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया। उनका मानना था कि विशिष्ट दार्शनिक सिद्धांत के बिना कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। यही कारण था कि भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी भी सचिंद्र नाथ सान्याल को अपना आदर्श मानते थे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने वाराणसी को क्रांतिकारियों का सेंटर बना दिया था। उन्होंने देश भर के युवा क्रांतिकारियों को वाराणसी बुलाकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। बाद में इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ककौरी कांड में सरकारी खजाना लूटने का कार्य किया। ककौरी ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने माउजर का इस्तेमाल किया गया था। माउजर उस समय के हिसाब से अत्याधुनिक हथियार था जो केवल जर्मनी में ही मिल सकता था। इसे भारत में लाने का मास्टर प्लान बनाया सचिंद्र नाथ सान्याल ने। इसके लिए सान्याल ने वाराणसी में चुनार से लेकर 80 घाट तक तैराकी की प्रतियोगिता करवाई। इस प्रतियोगिता में BHU के छात्र केशव चक्रवर्ती को पहला स्थान मिला। केशव को सान्याल ने जर्मनी में होने वाली तैराकी प्रतियोगिता के लिए भेजा। इसके साथ ही केशव को यह जिम्मा सौंपा गया कि भारत के लिए मेडल लाने के साथ वे 50 अत्याधुनिक माउजर की खेप भारत में लेकर आए। केशव ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। इन्हीं हथियारों से ककौरी कांड को सफल बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें शामिल ज़्यादातर क्रांतिकारी पकड़े गए। इसके बाद लखनऊ में ककौरी षड्यंत्र का केस चला और सान्याल को आजीवन काले पानी की सज़ा सुना दी गई। उनके छोटे भाई भूपेंद्र को 5 साल और मनमथ लाल को 14 साल की सज़ा हुई। अग्रिम देशभक्त क्रांतिकारियों में दुर्गा भाभी वीरांगना का नाम भी अग्रणीय आता है। वीरांगनाओं में दुर्गा भाभी हर माँ अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती है, परंतु देश की आज़ादी के लिए उन्हें नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर जाने वाली माँ निस्संदेह ही एक साहसी महिला रही होंगी। यह उस समय की बात है जब ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर के चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थी। लाहौर छोड़कर निकल रहे सभी नौजवानों पर उनकी नज़र थी। 2 दिन तक छुपे रहने के बाद राजगुरु ने एक योजना बनाई जिसके लिए एक और इंसान तक पहुंचना जरूरी था, और वे थी दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। राजगुरु ने उनसे मदद मांगी और कहा, हमें लाहौर से बाहर जाना है। दुर्गा भाभी अपने बेटे के जन्म के बाद से क्रांतिकारी गतिविधियों से थोड़ी दूर थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह और राजगुरु को उनकी ज़रूरत है तो वे फ़ौरन तैयार हो गई। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास का एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में जानकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वह किस्सा जब वेश बदलकर भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनके बच्चे के साथ अंग्रेज़ों की नाक के नीचे से निकल गए थे। क्या आप जानना चाहते हैं यह सब कैसे हुआ? हुआ कुछ यूँ कि एक दिन राजगुरु अपने साथ एक सजीले नौजवान को लेकर दुर्गा भाभी से मिलने पहुँचे। दुर्गा भाभी उस नौजवान को पहचान नहीं पाई। तब राजगुरु ने बताया, ये भगत सिंह है। अंग्रेज़ों से जब अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी हटा दी तो सिर पर पग की जगह अंग्रेजी हैट पहन रखा था। दुर्गा भाभी भौचक्की रह गई, क्योंकि भगत सिंह तो बिल्कुल भी नहीं पहचाने जा रहे थे। उन्होंने अगले दिन यानी 20 तारीख की सुबह लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के 3 टिकट लिए। भगत सिंह अपनी पत्नी दुर्गा और अपने बच्चे के साथ पहले दर्जे में बैठने वाले थे। उनके नौकर बने राजगुरु के लिए तीसरे दर्जे का टिकट लिया गया था। स्टेशन पर पहुंचते ही सबके दिल में धुक-धुकी लगी हुई थी कि कहीं कोई पहचान ना ले या कोई हो ना जाए। लेकिन अंग्रेज तो एक पगधारी सिख को ढूंढ रहे थे। अंग्रेजी सूट बूट और हैट में सजे नौजवान पर उनका ध्यान गया ही नहीं। ऐसा नौजवान जिसके साथ उसकी पत्नी और छोटा बच्चा भी था। किसी को कोई शक नहीं हुआ। स्टेशन के भीतर जाकर उन्होंने कानपुर की ट्रेन ली, फिर लखनऊ में ट्रेन बदल ली, क्योंकि लाहौर से आने वाली सीधी ट्रेन में भी चेकिंग जारी थी। लखनऊ में राजगुरु अलग होकर बनारस चले गए और भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनका छोटा बच्चा हावड़ा के लिए निकल गए। कलकत्ता में ही भगत सिंह की वे मशहूर तस्वीर ली गई जिनमें
उन्होंने हैट पहन रखा है। इस तरह दुर्गा भाभी भगत सिंह को अंग्रेज़ों की नाक के नीचे ही निकाल ले गई। तो उन्होंने देश के वीर जवानों की सहायता के लिए अपने घर से निकलकर हिम्मत से परिस्थिति का सामना किया। वे अपने बेटे के जन्म के बाद से इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर थी, परंतु समय की मांग को देखते हुए वे भी इस आग में कूदने को तैयार थी। वे अपनी बातों पर अड़कर खड़ी रही और अपने मन के डर को दबाकर एक मजबूत खंभे की तरह डट गई और जो मन में सोच लिया उसके लिए आगे की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने परिस्थितियों से डटकर खड़े रहने का फैसला किया। ऐसे ही दुर्गा भाभी के जीवन को पढ़कर हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमेशा अपने कर्तव्य पर डटे रहें और हमेशा प्रयासरत रहें। अग्रिम क्रांतिकारियों में देशभक्तों में जतिन दास जी का नाम भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जतिन दास जी के बारे में पढ़ते हैं। कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे जतेंद्र नाथ दास महज 16 साल की उम्र में ही देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद गए थे। इन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। 16 साल की उम्र वह उम्र जब बच्चे अपने और अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं और अपने शौक़ पूरे करने की कोशिश करते हैं। उस नन्ही सी उम्र में जतेंद्र ने देश के लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंका जिसमें कई ब्रिटिश अधिकारी मारे गए थे। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने उनके साथियों को पकड़ने के लिए गतिविधियां तेज कर दी और उन्हें पकड़ लिया गया। उन दिनों जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों की हालत एकदम ख़राब थी। जेल में लोगों की ज़िंदगी नरक बनी हुई थी। उनके कपड़े महीनों नहीं धोए जाते थे। तमाम गंदगी में खाना बनता और परोसा जाता था। इससे धीरे धीरे भारतीय कैदियों में गुस्सा भरता गया। जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। जीत या फिर मौत, इस अटल प्रण के साथ उनकी क्रांतिकारी भूख हड़ताल शुरू हुई। उनका मानना था कि संघर्ष करते हुए गोली खाकर या फांसी पर झूल कर मरना शायद आसान है क्योंकि उसमें अधिक समय नहीं लगता, पर अनशन में व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे में यदि उसका मनोबल कम हो तो संगठन का मूल उद्देश्य खतरे में पड़ जाता है। हड़ताल तोड़ने के लिए जेल अधिकारी स्वादिष्ट भोजन, मिठाई और दूध आदि इन क्रांतिकारियों को देने लगे। सब क्रांतिकारी ये सामान फेंक देते थे, पर जितेंद्र कमरे में रखे होने पर भी खाने को छूना तो दूर देखने तक ना थे। जेल अधिकारियों ने जबरन अनशन तोड़वाने का निश्चय किया। वे बंदियों के हाथ पैर पकड़कर नाक में रबड़ की नली घुसेड़कर पेट में दूध डाल देते थे। जितेंद्र के साथ ऐसा किया गया तो वे ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे। इससे दूध उनके फेफड़ों में चला गया और उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने उनके छोटे भाई किरण चंद्र दास को उनकी देखरेख के लिए बुला लिया था। जितेंद्र नाथ दास ने उसे इसी शर्त पर अपने साथ रहने की अनुमति दी कि वह उनके संकल्प के बीच नहीं आएगा। इतना ही नहीं, यदि उनकी बेहोशी की अवस्था में जेल अधिकारी कोई खाना, दवा या इंजेक्शन देना चाहें तो वह ऐसा नहीं होने देगा। हड़ताल के 63वें दिन पर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जितेंद्र ने इस दुनिया से विदा ले ली। सिर्फ 24 साल की उम्र में भारत माँ का ये सच्चा सबूत अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। यह था देश के लिए सच्चा जज्बा और प्यार। ना उम्र देखी ना सेहत, देखा तो केवल अपना देश। ऐसे सचिंद्र नाथ दास और जतिन दास जी के जीवन को पढ़ करके आज के युवा, आज के बच्चे भी प्रेरणा लें और आज की राजनीतिक दशा दिशा और इसके अग्रिम भविष्य को तय करने का निर्णय भी लें। तो आप सबका धन्यवाद। आज की इस देशभक्ति के कक्षा में पुनः अग्रिम वीडियो में फिर से मिलेंगे।